हमारे पास सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन 2 में ना डिक्री की डेफिनेशन दी गई है। डिक्री का मतलब होता है मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudication which so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of parties which regard to all or any of the matter in controversy in the suit। यानी कि ये एक ऐसा कंक्लूसिव हमारे पास एडजुडिकेशन आती है या फॉर्मल एक्सप्रेशन आता है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोई भी फैसला जो कि मेरिट्स वगैरह के ऊपर डिसाइड हुआ होता है, और ये कंक्लूसिवली क्या करता है, ये हमारे पास राइट्स ऑफ पार्टीज को डिटरमिन करता है। ठीक है, और ये कब होता है, जब एक सूट हमारे कोर्ट में गया हुआ है, उसके अंदर हमारे इश्यूज वगैरह फ्रेम हो चुके हैं और इन इश्यूज की बेसिस के ऊपर कोई ना कोई डिटर्मिनेशन आई है ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ। या फिर ये हो सकता है कि सूट तो कोर्ट में आया है लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर उन्होंने अपना वो कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट जिसका लॉफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब उन्होंने क्या किया कि इस एग्रीमेंट को, इस लॉफुल कॉम्प्रोमाइज को कोर्ट के अंदर सबमिट करवाना है। कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग पहले एक ऑर्डर पास करना है और फिर उन्होंने कंसेंट डिक्री पास करनी है। अब आप लोग ना रूल 3 के ऊपर लिख लें, जो इसका है ना ऑर्डर 23 का रूल 3, उसके ऊपर आप सेक्शन लिख लें 96 के साथ सेक्शन 96 लिख लें और उसका सब सेक्शन 3 लिख लें। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी अगर हमारे पास कंसेंट डिक्री पास हो गई है तो उसके खिलाफ कोई भी अपील लाई नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी शख्स के साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती थी ये कंसेंट डिक्री वगैरह पास करने की ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग जाएंगे 12(2) के अंदर। क्यों 12(2) के अंदर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है उसने कि कोई भी जजमेंट या ऑर्डर आपने अगर पास कर दिया किसी कोर्ट ने जो कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से हासिल किया गया है, तो फिर क्या होगा, आपने सेपरेट सूट बार्ड है बाय लॉ, और फिर क्या होगा 12(2) की एप्लीकेशन हम मुतल्लिका कोर्ट में, जिस भी कोर्ट ने वो जजमेंट या डिक्री पास किया वहां पे पेश कर देनी है अपनी एप्लीकेशन। फिर उसके नोटिस आएंगे, फिर दूसरी पार्टी यानी कि रिस्पोंडेंट्स जो होंगे वो सब लोग आएंगे और फिर उसके आगे केस चलता जाएगा। ठीक है, एक चीज ये थी हमारी सारी की सारी बात रूल 3 के बारे में, जनरल डिस्कशन। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एक शख्स है उसने अपना सूट दायर कर दिया है और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज वगैरह पहले ही हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में अपना रेस जुडिकाटा का जो स्टांस है ना वो नहीं लेंगे। इसके अंदर ना स्टॉपल स्टॉपल लगती है, इसमें स्टॉपल क्यों लगती है और रेस जुडिकाटा क्यों नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनली कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन नहीं हुई। जैसे मैंने आप लोग को पीछे करवाया है ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, उसके अंदर लिखा हुआ था कि डिक्री वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है। तो अब जब हमें ये पता है कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है ये कंक्लूसिवली डिटरमिन नहीं होती, बल्कि ये किसकी बेस के ऊपर होती है, या किसी कॉम्प्रोमाइज के बेस पे या किसके बेस पे, एग्रीमेंट की बेस पे। ठीक है, तो अब ये प्रीवियस स्टेटमेंट्स के तौर पे डील की जाएंगी और हमें पता है कि स्टॉपल क्या करती है। स्टॉपल यही रूल है ना कि अगर किसी भी शख्स ने कोर्ट के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है जो कि बाद में उसके मुतसादम स्टेटमेंट देता है, तो फिर क्या होता है कि वो क्या होता है, वो वाली पार्टी के ऊपर क्या लगता है, हमारे पास स्टॉपल लगता है। और स्टॉपल जो है वो हमारे पास क्यूएसओ में आर्टिकल 114 के ऑनवर्ड्स मौजूद है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई रूल 3 के बारे में, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। जी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने रूल 1 के ऊपर। रूल 1 में ना विड्रॉल ऑफ सूट होता है या अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम होता है। अब इसको समझाने के लिए ना पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्लेम क्या होता है, और इसके साथ अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा सा रिकॉल हो ऑर्डर 2, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने तो ये बात पढ़ी हुई है कि जो हमारे पास ऑर्डर 2 है उसका खास करके रूल 2 वो हमें क्या कहता है, या तो विड्रॉल, एक सेकंड, रूल 2 हमें क्या कहता है, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम और उसके अलावा
रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम और उसके अलावा ओमिशन टू sue for one of several reliefs। अब अगर हम लोग ये देखें तो फिर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो कोर्ट में ये लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे कोड में ये लिखा हुआ है, उसका जो बेसिकली डील कर रहा है किसी भी सूट को फ्रेम करने के लिए मेन ऑर्डर, वो कौन सा है, रूल 2। ऑर्डर 2, उसके रूल 2 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सूट है जब कोर्ट में दायर होना है, उसका पूरे का पूरा क्लेम कोर्ट में आना है, उसको हमने कोई भी क्लेम जो है वो रिलिंक्विश नहीं करना और उसका कोई भी पार्ट जो है हम लोगों ने ओमिट नहीं करना। तो अभी हम लोग फिर रूल 23 के अंदर क्यों ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, अबेंडनमेंट ऑफ क्लेम हो सकती है, ठीक है, या अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम हो सकती है। तो इसका ना जस्ट सिंपल आंसर ये है, और इसी सवाल को अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं, पहले मैं सवाल रिफ्रेश कर देती हूँ फिर जवाब दे देती हूँ कि सवाल सिंपल ये हो सकता है कि कब ऑर्डर 23 के रूल 1 के अंदर ये अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम का प्रोसीजर जो है वो ऑपरेटिव होगा, और उसके अलावा जो हमारे पास मौजूद है ना ये ऑर्डर 2, इसका ये रूल 2 कब ऑपरेटिव होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये जो हमारे पास ऑर्डर 2 रूल 2 है ना, ये तब आता है जब हम लोग कोर्ट में अभी नहीं आए होते, ठीक है, यानी कि बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जबकि हमारे पास ऑर्डर 23 का जो रूल 1 है और उसके अंदर ये पर्टिकुलर पार्ट अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, ये कब आता है, जब हम लोग कोई भी जो सूट है वो कोर्ट में ले आते हैं। यानी कि अगर एक चीज है प्लेंट, ठीक है, प्लेंट अगर ये एडमिट हो जाती है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तो ये सूट के का स्टेटस हासिल कर लेती है। अब हमारे पास ये है कि अगर हम कोर्ट में अभी आए नहीं है, ठीक है, और ये प्लेंट का स्टेटस ही फिलहाल हमारी जो प्लीडिंग है ना उसका है, तो अब यहाँ पे लगेगा ऑर्डर 2 रूल 2, ठीक है। लेकिन अगर ये सूट कोर्ट का इस प्लेंट ने सूट का स्टेटस हासिल कर लिया है और ये अब कोर्ट में चलना शुरू हो गया है, अब जो होगा ना वो होगा अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम या फिर विड्रॉल ऑफ सूट, यानी कि ये है आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यहाँ तक मुझे बताइएगा ये चीज आप लोग को समझ आ गई, क्योंकि इसमें समझने वाली सिर्फ यही 2 बातें थी। मैम से मुझे जो चीज समझ आई है ना वो ये आई है कि जो अभी आपने बात की है कि जो ऑर्डर 23 है, ठीक है, इन शॉर्ट अगर बात करें ये उस वक्त इसका पार्ट ऑपरेटिव है जब सूट है कोर्ट के अंदर आपने फाइल कर दिया हुआ है, ठीक है। और जो ऑर्डर 2 रूल 2 है वो उस वक्त की बात है जब सूट अभी आपने कोर्ट के अंदर फाइल नहीं किया, उस टाइम आप जो है वो उसका कुछ पार्ट या विथड्रॉ करते हो या उसको रिलिंक्विश करते हो। मुझे मुझे यहाँ पे ये समझ आई है, अब आप इसको फर्दर जो है वो बताएंगे। एग्जैक्टली यही चीज है और यही बात मैंने आप लोगों को समझानी थी, क्योंकि ये हमें ना किसी इंटरव्यू वगैरह में सवाल आ सकता है, या फिर हम जब सवाल लिख रहे होंगे ना ऑर्डर 23 का स्पेसिफिकली, तो अगर हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर दिया ना कि रूल 2 ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यूज होता है, और उसके अलावा ऑर्डर 23 जो है उसका रूल 1 जो है अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम ये आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है, तो ये आप लोगों को दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। इसको अगर मतलब आप लोगों में से कभी किसी भी शख्स को समझ नहीं आई वो इसका रिपीट करवा सकता है, क्योंकि ये जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और ये काफी ज्यादा। मैडम जी मैडम मुझे जहाँ तक समझ आई है तो वो इस तरह है कि आप जब ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर आते हैं तो आपने तमाम क्लेम एक ही क्लेम के अंदर हैं, बाकी पढ़े हैं ऑर्डर 23। इसमें ये कि वो जो क्लेम्स है उसमें से हम कुछ भी विड्रॉल करना चाहे अबंडन करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं, मीन हाँ देयर जी बाय यही है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। आप लोगों ने ना इस डिफरेंस को सर एक सेकंड, आप लोगों ने ना इस डिफरेंस को लाजमी लिखना है अपने पेपर में, चाहे वो ऑर्डर 2 रूल 2 का सवाल आ जाए या फिर ऑर्डर 23 रूल 1 का सवाल आ जाए, ठीक है। जी सर आप प्लीज बोलिए। मैम प्लेंट कब सूट का स्टेटस हासिल करेगी? सर हमारे ना जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं इस अंदर ना जो फर्स्ट चैप्टर है ना आप उसमें पढ़िएगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक प्लेंट जो है ना वो दायर हो जाती है
और फिर वो एडमिट होती है तो वो सूट का स्टेटस हासिल करती है। देखे ना, जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं हम लोग? प्लेंट लेके जाते हैं और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। आप लोगों ने कभी कहा कोर्ट में जाकर जी मैं ये सूट दायर करने आया हूँ? हम लोग कहते हैं कि प्लेंट दायर करने आए हैं। अब प्लेंट जो है वो सूट का स्टेटस तब होगी जब इसको एडमिट कर दिया जाएगा। अगर वो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, एडमिट का मतलब ये है कि प्लेंट ने अपने सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो पूरे किए हुए हैं, और उनको पूरा करने के बाद अब कोर्ट ये समझती है कि वाकई ही क्या नाम लेते हैं ना, ये सूट इस काबिल है कि इसको एंटरटेन किया जाए। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको 2 प्रोविजंस बताती हूँ, फिर उसके साथ मैं आपको इलेबोरेट करवाती हूँ। हाँ, अगर आप देखें ना ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11, उसकी अगर आप हेडिंग पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिटर्न रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ठीक है, तो इस चीज से आपको क्या समझ आई कि प्लेंट और जो हमारे पास सूट है ये दोनों 2 डिफरेंट चीज हैं, और दोनों मैंने वैसे पहले भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये प्लेंट है और ये सूट है। अब आप लोग सब लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी बुक का ऑर्डर 7 रूल 10 निकालें और रूल 11 निकालें, और कोई भी बंदा जस्ट इनकी हेडिंग मुझे पढ़ के बता दे, जस्ट आप लोग की कंफर्मेशन के लिए, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ रूल 12 की भी हेडिंग पढ़ लें आप। मैडम रूल 10 की है रिटर्न ऑफ प्लेंट जी, और 11 की है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और 12 की? 12 की है मैडम प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। हाँ जी, तो अब ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है? प्लेंट प्लेंट के अगर ये सूट डायरेक्टली होता तो हम लोग क्या कहते? रिटर्न ऑफ सूट। यहाँ पे इसमें हम कहते, इसमें हम लोग कहते हैं रिजेक्शन ऑफ सूट, इसमें हम कहते हैं प्रोसीजर ऑन रिजेक्शन ऑफ सूट। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों ने याद रखना है कि प्लेंट जब एडमिट हो जाती है उसके बाद ही वो सूट का स्टेटस रखती है। अगर वो एडमिट नहीं होती तो उससे पहले वो क्या है? प्लेंट। और ये 7-11 और 7-10 की हेडिंग जो है वो आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। तो इनका क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैम, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि आप ये हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम जो 1 है ना, उसका चैप्टर 1 पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि प्लेंट को किस तरह से एग्जामिन की, उसको रिसेप्ट किस तरह से किया, उसके बाद उसको किस तरह से एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद उसको स्टेटस दिया जाएगा सूट का। जी, ये आप ना सुंबल रिपीट कर दे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि अगर किसी को आवाज की वजह से मसला हो रहा है ना। हाई कोर्ट रूल्स एंड चैप्टर 1 पार्ट बी, इसमें रिसेप्शन है प्लेंट एंड एप्लीकेशंस का, और पार्ट सी के अंदर जो है उसमें इसका एग्जामिन ऑफ द प्लेंट। ठीक है, ये सुंबल ने आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बता दी है। अब सर जिनका भी ये सवाल था वो तो इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ताकि उन्हें पता चले प्लेंट किस तरीके से स्टेटस हासिल करती है, और जो बाकी लोग हैं वो सारे भी इन दोनों को पढ़ लेंगे और अपने सारे सवाल जो है ना कि किस तरीके से प्लेंट जो है वो सूट में कन्वर्ट होती है यानी कि एडमिट होने के बाद, और अब एडमिट होने की शराइत क्या है वो सारी की सारी ना पार्ट सी में लिखी हुई है। ऐसा ही है सुंबल? अब हम आते हैं अपने ऑर्डर 23 की तरफ। इसमें है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स, विड्रॉल ऑफ सूट और अबेटमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट एंड द प्लेंटिफ में। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो फर्स्ट स्लाइड शेयर की थी ना, वहां पे मैंने ऑर्डर 23 के साथ ना प्लेंटिफ का वर्ड लिखा हुआ था। तो आप लोगों ने यहाँ पे या तो इसको हाईलाइट कर लें या फिर इसके साथ यहाँ पे लिख लें कि जी ये प्लेंटिफ है, क्योंकि इसमें अंदर जो मेन किरदार है ना जो हमारा रूल 1 है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ का ही है। एज अगेंस्ट ऑल और एनी डिफेंडेंट, यहाँ पे दूसरी ये बात है कि या तो
एक डिफेंडेंट के खिलाफ या फिर वो सारे के सारे डिफेंडेंट्स के खिलाफ वो कर सकता है विड्रा हिज सूट और अबेंडन पार्ट ऑफ हिज क्लेम। या तो वो पूरे का पूरा सूट जो है वो विड्रा कर लेगा, और या फिर वो क्या करेगा कि वो जो उसने क्लेम किया हुआ है ना अपना ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत, उसका कोई ना कोई हिस्सा छोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने अपना ऑर्डर 2 रूल 2 और ऑर्डर 23 रूल 1 इन दोनों को क्लियरली डिस्टिंक्ट रखना है। ठीक है, where the court is satisfied that a suit must fail by reason of some formal defect। अब इस चीज को आप लोग हाईलाइट कर लें, or that there are other sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of suit or part of claim। या फिर other sufficient reasons ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर प्लेंटिफ को ये अलाउ किया जा सकता है कि भाई वो अपना सूट जो है उसको वापस ले, और वापस लेने के बाद उसको चेंज करके कोर्ट में पेश करे। इट मे ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विड्रा फ्रॉम सच सूट और अबैंडन सच पार्ट ऑफ क्लेम विद द लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। अब यहाँ पे लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट, इस चीज को भी आप लोग हाईलाइट कर लें। और इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट और सच पार्ट ऑफ क्लेम। ठीक है, अब वो ये इसमें ये कह रहा है कि अगर कोर्ट को ये लगता है या तो इसमें एक चीज है फॉर्मल डिफेक्ट, और या फिर कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद है जिससे कोर्ट को ये लगता है कि अगर आज इसका ये रिकवर ना इसको सुना ना गया या इस डिफेक्ट को सही तरीके से एड्रेस ना किया गया, तो कल को हमारे पास जो है ना एक अच्छी डिग्री जो कि एग्जीक्यूशन के काबिल होगी, या फिर कोई ऐसी डिग्री जिसमें कोई मसला ना आए पार्टीज को, ठीक है, वो वाली पास होगी। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल डिफेक्ट क्या चीज होती है या किस तरीके का हो सकता है, या अदर सफिशिएंट ग्राउंड्स किस तरीके से हो सकते हैं, या कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, उसको आप लोग कोट कर लीजिएगा अपने पेपर में या कहीं पे भी आप लोगों ने अगर कोट करनी हुई। इसमें ना मैंने जो मेनली एग्जाम्पल दिया ना वो फॉर्मल डिफेक्ट की दी है। हम लोगों ने जब ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि कोई भी कोर्ट जो होता है उसकी अगर तो ज्यूरिसडिक्शन होगी तो ही वो क्या कर पाएगा, कोई भी सूट एंटरटेन करेगा और फाइनली डिसाइड करेगा और जजमेंट और डिक्री पास करेगा। ठीक है, अब या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर पास करेगा। अब अगर हमारे पास एक है प्लेंटिफ और उसके अलावा 2 और प्लेंटिफ्स में मौजूद हैं, ठीक है, ये प्लेंटिफ 1 है, ये प्लेंटिफ 2 है और ये प्लेंटिफ 3 है। अब इन तीनों का एक सूट है जो कि एक पाकिस्तान में मौजूद प्रॉपर्टी के बारे में है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्लेंटिफ 1 है ना ये रहता है अमेरिका में, ठीक है, जबकि जो प्लेंटिफ 2 और 3 जो है ना ये दोनों पाकिस्तान में ही रहते हैं। अब इन प्लेंटिफ 2 और 3 ने क्या किया कि जो प्लेंटिफ 1 है ना इसका पाकिस्तान का एड्रेस लिख दिया जो कि 2 साल पुराना था, और अब इनको पता है कि क्या नाम लेते हैं, ये जो प्लेंटिफ नंबर 1 है ना इसने वापस पाकिस्तान नहीं आना अभी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई है? यानी कि 3 प्लेंटिफ है, एक बाहर रहता है अमेरिका में, जो प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 है ये दोनों पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्लेंटिफ नंबर 1 का गलत एड्रेस लिख के सूट फाइल कर दिया। अब ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद है, इसके रिलेटेड सूट है। अब हुआ ये है कि और लॉ के अंदर ये चीज है कि अगर कोई शख्स जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान रहता है तो उसके लिए जो सूट है ना उसका नॉर्मल कोर्ट्स जो है ना वो सूट नहीं सुनेंगी, बल्कि उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, ओवरसीज कोर्ट। ठीक है, ओवरसीज कोर्ट्स, वो वाली कोर्ट्स जो है ना सूट सुनेंगी। अब अगर हम लोग अपने इसको देखें सारे के सारे क्या इसका नाम लेते हैं सूट को, वैसे तो अगर वो शख्स जो है वो पाकिस्तान में ना रहता था तो इसका ये मतलब था कि ठीक है सूट पाकिस्तान में चल जाएगा, लेकिन अब क्योंकि वो अमेरिका में रहता है तो इसके अंदर जो फॉर्मल डिफेक्ट है वो किस चीज का आ गया कि सूट ने चलना है ओवरसीज कोर्ट में, और अगर तो वो सूट ओवरसीज में चलेगा तो ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन होगा।
अगर वो वहां पे नहीं चलेगा तो ये जो कोर्ट है जो इसको सारे का सारा एंटरटेन कर रहा है सूट को, वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। और अल्टीमेटली इसका जो डिसीजन है वो फाइनल जितना भी डिसीजन आएगा, चाहे जिस भी नेचर का हो, चाहे प्लेंटिफ्स के हक में हो या डिफेंडेंट के खिलाफ हो, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सूट एक ऐसे कोर्ट ने डिक्री किया है जिस कोर्ट के पास इतनी ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं थी, लॉफुल अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो इस डिक्री को पास कर सके। अब इसका स्टेटस क्या हुआ? इसका स्टेटस हुआ फॉर्मल डिफेक्ट। अब इसको क्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको क्योर करने के लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर डिफेंडेंट साइड से हैं। अगर प्लेंटिफ साइड से हैं तो आप कह सकते हैं कोर्ट को कि भाई मुझे अमेंडमेंट इन प्लेंट का मौका दिया जाए। या फिर दूसरा ये काम आप कर सकते हैं कि आप ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत अपने सूट को विड्रा करें, उसके अंदर प्रॉपरली उस शख्स का बाहर का एड्रेस मेंशन करें, फिर सूट को ओवरसीज कोर्ट में लगवाएं और फिर इसकी हियरिंग होने दें, चाहे फिर वो प्लेंटिफ खुद आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शख्स है, अब पता नहीं उन्होंने किस कैपेसिटी से प्लेंटिफ 2 और प्लेंटिफ 3 ने उसको ऑथोराइज किया था, सॉरी प्लेंटिफ 1 ने इन दोनों को ऑथोराइज किया था या नहीं किया था, ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं मैंने की। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों के पास ये चीज डायरेक्टली मौजूद है कि भाई इन दोनों को ऑथोराइजेशन मिली हुई है, जो कि हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी, ऑर्डर 3 में पढ़ी थी, तो फिर इसका इतना ज्यादा लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग डायरेक्टली इस सूट को ट्रांसफर करवा सकते हो ओवरसीज कोर्ट में। ठीक है, लेकिन अगर उसने ऑथोराइजेशन वगैरह नहीं की हुई तो क्या होगा? इसको पहले वो मैडम विड्रा ये करवाएंगे। इलस्ट्रेशन बताइए ना, रेमेडीज का रीड कर ऑर्डर 23 की बताइए, और ये आप कौन सी सॉरी क्या कह रही हैं आप? मुझे आवाज नहीं आई सही आपकी। मैम वो आप आए ना ये सारा ऑर्डर, मतलब उसका प्रोसीजर बताया वो डिग्री ले लेता है। ठीक है, जहाँ जहाँ की जुरिस्डिक्शन जैसे आप एग्जांपल दिए कि उसने ओवरसीज को कर दिया है सूट फाइल, तो क्या इस सूट बाहर करेंगे हम विड्रॉ किसी ने विड्रॉ, क्या हमारे पास ये मैम मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, क्या किसी बाकी लोगों को आ रही है मैम की आवाज? बहुत लो है मैम। मैम मैम मुझे आपकी की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, मैं तो बिल्कुल कान इसके साथ लगाया हुआ है। अब आ रही है? अभी थोड़ी सी आई है। यार और मैं ये कह रही हूँ कि मैडम जो है उन्होंने कहा है कि आप बताइए इसकी फॉर एग्जाम्पल अभी मिस लारेब आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आप मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा, तो ये वाला जो सवाल आप पूछ रही है ना, इसको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बाकी सब तब पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना कोर्ट की परमिशन लेना लाजमी होती है। अगर आप लोगों ने कोर्ट की परमिशन लिए बगैर कोई भी सूट जो है वो विड्रा कर लिया है ना, तो फिर आपके लिए फेटल होगा 2 तरीकों से। एक तो आप लोग को कॉस्ट भी कोर्ट में देनी पड़ेगी, और दूसरा आपको री इंस्टीट्यूशन करने का मौका नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ना ऑर्डर 2 को थोड़ा सा रूल 2 को एक्सप्लेन कर लीजिएगा। वैसे मैं आप लोग को लेक्चर के एंड पे ये वाला दोबारा ऑर्डर करवा दूंगी। इसके अंदर है हमारे पास अब रूल 1 का सब रूल 3, where the plaintiff withdraws from a suit or abandons a part of claim without the permission referred in sub rule 2, he shall be liable for such cost as the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter as such part of claim। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी शख्स ने
कोई भी सूट जो है उसको विड्रा किया है, तो क्या होगा कि एक तो उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, और कॉस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे लिख लें सेक्शन 35 और उसके अलावा सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ नेक्स्ट। और इसके अंदर फिर क्या होगा, उसको प्रीक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट, यानी कि अब वो कोई भी फ्रेश सूट इस हवाले से कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स टू विड्रा विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स मौजूद है हमारे पास, तो फिर कोर्ट ये नहीं कहेगी कि एक बंदा आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि मैं इस केस को विड्रा करना चाहता हूँ और उसको मैंने अलाउ कर दिया। नहीं, इसमें उसने क्या करना है कि पहले प्लेंटिफ ने अपने बाकी के को प्लेंटिफ से परमिशन सीख करनी है, उनकी कंसेंट लेनी है, और उसके बाद ही कोर्ट के अंदर अप्लाई करना है कि मैं अब इसको विड्रा करना चाहता हूँ या अबैंडन करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि प्लेंटिफ जो है वो एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ऑर्डर 1 रूल 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, ठीक है। तो जब इन लोगों ने ज्वाइंडर किया तो इसका ये मतलब है कि सब लोग एग्री हुए थे किसी ना किसी बात पे, तो ही तो इन्होंने ज्वाइंडर किया है ना। यानी कि या तो उनका कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा था या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वगैरह अराइज हो रहा था। तो अब इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लेंटिफ जो है ना वो सोल अथॉरिटी नहीं होगा इस चीज की डिसीजन के लिए, बल्कि उसने पहले अपने को प्लेंटिफ से कंसेंट लेनी है और उसके बाद कोर्ट के अंदर ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत अप्लाई करना है कि मैं इसको विड्रा करना चाहता हूँ। और फिर कोर्ट ये देखेगी कि क्या मैं इनको विड्रा करने की इजाजत दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। अब मेरी ये वाली बात को ना आप लोग साइड पे लिख लें। कोर्ट उस वक्त कोई भी सूट दायर विड्रा करने की इजाजत नहीं देगा जब कोई भी शख्स यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो उस सूट के अंदर कोई ना कोई अपना राइट हासिल कर चुका है। यानी कि इफ अ थर्ड पर्सन हैज अटेन्ड एनी राइट बाय वर्च्यू ऑफ अ सूट दैट हैज ऑलरेडी बीन instituted, then the court will see firstly the benefits or the rights that the third person has attained, whether those rights are going to infringe by virtue of this or not। या अगर तो वो शख्स जो है उस थर्ड पर्सन के कोई ना कोई राइट जो है वो इनफ्रिंज होंगे या नहीं होंगे, इसको कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। अगर तो इसका कोई राइट इनफ्रिंज नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो विड्रॉल करने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन अगर उसके ये जो राइट्स हैं सारे के सारे या कोई भी उनमें से ऐसे जिससे उसको मेजर नुकसान हो रहा है, इनफ्रिंज हो रहे हैं या फिर ये दूसरी सूरत में हो रहे हैं, नुकसान उसको हो रहा है, तो फिर वो विड्रॉल की इजाजत नहीं कोर्ट उसको देगा। और हाँ, ये हो सकता है कि अगर अब वो प्लेंटिफ है ना, तो कोर्ट ये कहे, वो प्लेंटिफ कहे कि फिर मैं तो इस सूट में रहना ही नहीं चाहता, तो कोर्ट उसको ना बस प्रिकेटरी मेयर की सूरत में क्या करेगी, इसको ट्रांसपोज कर देगी किस साइड पे, डिफेंडेंट साइड पे, और वहां पे भी इसको लेबल लगा दिया जाएगा परफॉर्मा डिफेंडेंट का। यानी कि इसका होना तो हमारे पास जरूरी है, लेकिन अब ये बंदा ना तो खुद इस क्लेम को फर्दर परजू कर रहा है और ना ही ये किसी भी डिफेंडेंट के खिलाफ अपना कोई क्लेम हासिल करना चाह रहा है या फर्दर फ्यूचर में मांग रहा है। तो जस्ट वो शख्स का नाम प्रेजेंट होगा वहां पे, लेकिन फाइनल कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जब आएगी तब पता चलेगा कि क्या इस प्लेंटिफ का, जो कि अब ट्रांसपोज हो चुका है एज अ परफॉर्मा डिफेंडेंट, क्या इसका कोई लेना देना है था इस सूट के फाइनल जजमेंट या डिग्री के लिए या नहीं। अगर तो वो था, तो फिर जब एग्जीक्यूशन आएगी तो वो अपने हिस्से की एग्जीक्यूशन करवाएगा, मतलब उसको कोर्ट इन्फोर्स करवाएगा कि आप इसकी एग्जीक्यूशन करो। और अगर वो नहीं था तो जस्ट एज अ पार्टी था ना, तो उसको फिर फर्दर एग्जीक्यूशन वगैरह